जो बात खालिद साहब ने कही, शान जी ने कही और राकेश जी ने भी कही, ये बातें सभी पूरी तरह से उचित हैं, पर कहीं ना कहीं संसद को चलाना दरअसल जो पक्ष है उसका काम है, सत्ता पक्ष का काम है। उनको सहमति बनानी पड़ती है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी इसीलिए होते हैं। लेकिन कोई ये मानकर चले कि मुझे विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, मुझे विपक्ष चाहिए ही नहीं, मेरे लिए विपक्ष एक नॉन एंटिटी है, मैं किसी बात पर उससे सलाह भी नहीं करना चाहता हूं। और 10 सालों में हमने देखा उन्होंने कोई सलाह नहीं की, उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह नहीं की। एक ऑर्डर आता है ऊपर से, डिसीजन है, इंपोज कर दिया जाता है। महिला आरक्षण होता है, सुबह बताया जाता है, कैबिनेट मीटिंग होती है, ये साइन कर दो, सामने फाइल पड़ी है, पेपर पड़े हैं, तो मंत्री बैठे रहते हैं, साइन कर देते हैं उसके ऊपर। जब उनके सारे मंत्री सारे पपट्स हैं और उनके पास कोई पावर नहीं है, अपने मंत्रालय की पावर नहीं है, तो मोदी जी इस बात का तस्वुर कैसे कर लें कि वो एलओपी या किसी और को पावर दे देंगे? सोचने वाली बात है। और इसलिए वो मुख्यमंत्री भी ऐसे चुन चुन कर लाते हैं जो एक किस्म से शतरंज की बिसात पर जिनका हैसियत एक प्यादे से अधिक नहीं होता है कि जहां मर्जी उनको घुमा लो। तो ढूंढते कोई बैक बेंचर, कोई पहली बार चुन के आया, भूपेंद्र भाई पटेल जैसा व्यक्ति जो काउंसलर था, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, गुजरात में उसको कोई जानता नहीं था, पीछे की बेंच में बैठा करता था, उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। भजन लाल शर्मा पता नहीं कहां से निकल कर आए हैं, उठा के उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अनुभव नाम का कुछ है नहीं उनके पास। मोहन यादव, मोहन मांझी, लंबी लिस्ट है। बस एक ही गलती कर बैठे योगी आदित्यनाथ में, और वो गले की फांस बना हुआ है। अब उसको निगलो या उगलो, क्या किया जाए अल्टीमेटली। अब ये सोचते हैं कि भी इसको हटा दे तो सारे कांटे निकल जाए, पर मुसीबत यह है कि आपने तो हर जगह टकराव का रास्ता ले लिया। अब योगी भी मुसीबत यह है कि इतनी छोटी मछली तो है नहीं कि कोई भी उसको निगल जाएगा। अब उसको निगलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक पुरानी हिंदी की कहावत है साहब, सांप के मुंह में छछूंदर, खाए तो मर जाए, उगल दे तो अंधा हो जाए। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सर। अब टकराव का रास्ता चुन लिया है तो उसके दुष्परिणाम भी हैं, और उन दुष्परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अमरेंद्र राय जी। साहब म्यूट है। हाँ जी, मैंने कर दिया। मुझे बात अच्छा लग रहा है, आज आपने विषय का चुनाव बहुत ही अच्छा किया है। बात सहयोग की और रास्ता टकराव का। आप इनके जीवन में शुरू से देखेंगे, मैंने हम लोग को इनको 2014 से देख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी का जीवन ही पूरा जो है वो दोहरे चरित्र वाला है। पहले का तो नहीं जानते, लेकिन आपको याद होगा कि 2014 में जब ये चुनाव जीत करके आए थे तो पार्लियामेंट में पहुंचते ही वहां की सीढ़ियों पर लेट गए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा देख करके, और मैंने महसूस किया कि इस आदमी में संसद के प्रति, संविधान के प्रति कितना सम्मान है। हम लोग देखिए बनारस की तरफ के रहने वाले हैं और वहाँ रामचरितमानस बड़ा मशहूर है। मुझे अचानक वो चौपाई याद आ गई कि भरत जब जाते हैं मिलने श्री राम से जंगल में, तो देखते ही जो है वो लेट जाते हैं। त्राहि त्राहि कही त्राहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। तो मुझे आया कि अरे यार, ये क्या आदमी का समर्पण हो संविधान और इसके प्रति। ये तो बिल्कुल ही अलग तरह का व्यक्ति, अलग तरह का राजनेता है। और बल्कि बनारस के हैं तो उसमें आपको कबीर को भी थोड़ा सा याद हमें आया कि कबीर जब रामानंद जी के यहाँ गए कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो, तो उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है इन कामों के लिए। तो कबीर ने थोड़ा अपना रिसर्च किया और कहा कि कैसे ये कर सकते हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि रामानंद जी रोज जाते हैं सुबह 4 बजे के करीब गंगा स्नान करने के लिए। तो जिस रास्ते वो जाते थे वहां वो सीढ़ियों पर लेट गए, और जब ये गए तो अंधेरे में देखे नहीं। और तो वो कुल मिलाकर के आगे की कथा अलग है, लेकिन वो जो समर्पण है, लेटना लेटना समर्पण का हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो मोदी जी में मुझे वो चीजें दिखी, लेकिन तब तक हमको ये नहीं पता था कि मोदी जी का चरित्र ही दुहरा है, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। और बल्कि थोड़ा सा हम, और जैसे आपने देखा होगा कि इस बार 2014 के बाद जब 2019 में जीते, तो पहले उनका नारा था सबका
विकास, सबका साथ सबका विकास। 2019 में इन्होंने और जोड़ दिया सबका विश्वास भी चाहिए। इसी तरह से अब जो स्थिति आन पड़ी है कि ये सबका सहयोग की बात करते हैं लेकिन टकराव की भी बात करते हैं, और उसका अंत कहाँ होना है, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने भी ये बात कही, और मुझे वो अंत बड़ा अलग दिख रहा है मोदी जी का। क्योंकि अभी तक ये जैसा कि कहा गया कि ये एक तरफा शेयर करते रहे हैं पावर। पहली बार ऐसा हुआ है जबकि इनको कड़ी चुनौती मिल रही है, और कड़ी चुनौती इस समय आप ये देखें तो संख्या बल लगभग बराबर है बीजेपी का और इंडिया गठबंधन का। और जो सहयोगी हैं, सहयोगी तो मान के चल रहे हैं कि ये हमारे बूते टिके हुए हैं मोदी। अंतर क्या है कि सबको लगता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। नीतीश को लगता है कि अगर हम कहीं मौका देख के अलग हो जाए तो हमारे अलग होने से सरकार नहीं गिरने वाली है, क्योंकि 294 की संख्या है और हम सिर्फ 12 हैं। तो ऐसा ना हो कहीं कि हम अलग होने के चक्कर में जो लाभ मिल रहा है, जो मलाई थोड़ी बहुत मिले, वो भी निकल जाए। यही स्थिति नायडू साहब की है। नायडू साहब को भी लग रहा है कि भले हमारे पास 16 लोग हैं, सबसे ज्यादा बड़े सहयोगी हैं, लेकिन हमारे हटने से भी ये नहीं बनती है। उसी तरह से शिंदे साहब के भी 7 लोग हैं। तो ये 3 पार्टियां ऐसी हैं जो कंबाइंड होकर के अगर मन बनाए, कंबाइंड होकर के फैसला करें, तब जाकर के मोदी जी की सरकार पर अचानक से असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत असर नहीं, अचानक से ये 272 के आंकड़े से हर हाल में नीचे आ जाए। अब सवाल यह है कि या तो ये तीनों एक साथ पीड़ित हो जाए या तीनों एक साथ मिल करके योजना बनाए, तो ये संभव है। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, अभी तो शुरुआत है और इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अभी तो मैच शुरू हुआ है। मैच शुरू हुआ है तो आप एक गोल मार सकते हैं, जैसे राहुल गांधी ने अपने भाषण में गोल मार दिया, और ऐसा गोल मारा कि बचाव करने के लिए अमित शाह जी, पीएम साहब और डिफेंस और सब डिफेंस मिनिस्टर सब लोग आए, लेकिन वो बचाव नहीं हो पाया। जैसा आपने शुरू में ही कहा कि राहुल गांधी की स्पीच जितनी देखी गई, उसकी तुलना में मोदी जी की स्पीच बहुत कम देखी गई। जबकि साल भर पहले तक, 2 साल पहले तक स्थिति ये थी कि मोदी जी की लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी कहीं टिकते तक नहीं थे। तो मैं जो कह रहा था कि ये इनका दूसरा चरित्र है मोदी जी का, और वो इनके जीवन के हर क्षेत्र में दिखता है, एक क्षेत्र में नहीं। वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे धार्मिक हो, आप किसी भी कसौटी पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे हमने उदाहरण दिया कि लेट गए थे पार्लियामेंट में, जा पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने क्या किया कि विपक्ष कुछ भी कहता रहे वो सुनते ही नहीं थे। विपक्ष कहता था ये विवादास्पद मुद्दा है, इसे किसी समिति को सौंप दीजिए, ये मानने को तैयार नहीं। और तो जब कुछ नहीं हुआ तो उठा करके जो है 150 लोगों को बाहर कर दिया बिना बहस। मैंने एक तरह से मनमानापन किया। तो बात तो करते हैं सहयोग की, लेकिन करते हैं मनमानापन। आपको याद होगा कि प्रज्ञा ठाकुर थी, पिछले उसमें जो है वो लोकसभा की सदस्य रही, भोपाल से दिग्विजय सिंह को हराया था। उन्होंने गांधी जी को लेकर क्या क्या नहीं कहा। इन्होंने कहा कि भाई हम तो इनको कभी मन से माफ नहीं करेंगे। अरे मन से क्या माफ करना भाई, तुम्हारी सांसद है, तुम एक बार उसको जो है डपट सकते थे, कह सकते थे लोगों को। इतनी हिंसा की घटना केवल प्रज्ञा ठाकुर का ही नहीं, जगह जगह इनकी जो बहुत सारी सेनाएं हैं संघ की, वो जो है महात्मा गांधी कोई चाकू मारता है पुतले जला करके, कोई पुतला ये करता है, कोई जूते मारता है। कभी मोदी जी की जुबान से ये नहीं निकला कि ये सब गलत कृत्य मत किया करो। आपको याद होगा कि बहुत सारी मास लिंचिंग, एक तरफ मास लिंचिंग होती है, दूसरी तरफ जो मोदी जी अपना मुंह सी लेते हैं, बोलते ही नहीं कुछ। मतलब जो हो रहा है वो एक तरह से बढ़ावा देते हैं मौन रखकर। तो ये इनका दोहरा जो चरित्र है वो सबके सामने आता रहा है। और ये सेना को लेकर के आप देखिए, सेना को लेकर कहते हैं कि सेना को मजबूत होना चाहिए, और काम ऐसे करते हैं जिससे सेना कमजोर हो। देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा है ये बोलेंगे नहीं। कश्मीर में लद्दाख जैसा वो आदमी लगातार अनशन कर रहा था, किसी तरह से उसकी जान बची, उस पर बोलने को तैयार नहीं। आपने 370 गुपचुप तरीके से एक तरह से हटा लिया। पार्लियामेंट को पता नहीं था, सांसदों को पता नहीं था क्या होने जा रहा है। आप अचानक ले आते हैं कि साहब 370 है, इस पर आप जो है अपनी राय दीजिए। राय क्या देना है भैया, आपका बहुमत है। उनके पास समय नहीं था कि विचार भी करे, पढ़ भी पाए प्रॉपरली, और आपने हटा दिया।
लेकिन उसका नतीजा क्या है? आप वहां कश्मीर में जाकर के चुनाव लड़ने की आपकी हैसियत नहीं है। मणिपुर में आपने वॉक ओवर दे दिया कि आप वहां जाकर के चुनाव नहीं लड़ते हैं। लद्दाख में आपकी लड़े तो आपकी स्थिति बहुत बुरी हुई है। तो धर्म को लेकर के भी आप देखें, आप कहते हैं कि हम सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, सबसे बड़े हिंदू हैं, लेकिन काम वो करते हैं जो कोई हिंदू नहीं करना पसंद करता। आपको याद हो, यही अयोध्या के ही मामले पर हम करें कि इसका जो गर्भगृह का वो हुआ था, वो ऐसे समय में हुआ जिस समय में कोई हिंदू कोई जो है शुभ कार्य नहीं करता है। बरसात का मौसम था, मेरे ख्याल से अगस्त में ये हुआ है। उस दौरान 4 महीने तक कहीं कोई अच्छा काम नहीं होता। माना जाता है कि देव सो गए हैं, आपने वो काम किया और सारे माने शंकराचार्यों की मर्जी के खिलाफ आपने किया। सब लोग कहते रहे मत करिए, आपने किया उसे। इसी तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की थी, उसमें भी आपने वही किया कि वो अशुभ समय था, लोगों ने बहुत मना किया कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन चूंकि चुनाव था, उसका क्रेडिट आपको लेना था, आपको जरूरी था, जल्दी नजर आया, आपने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा। तो ये इनकी हर भ्रष्टाचार को लेकर के आप देखिए, व्यापम का घोटाला हो, कितने लोगों की जाने गई। ये आदमी एक बार कहने को तैयार नहीं हुआ कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे कि शिवराज सिंह चौहान ये क्या हो रहा है। और अगर तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे तो तुमको शिवराज सिंह चौहान को कम से कम पनिश करना चाहिए था, मुख्यमंत्री पद से न हटाते, कुछ और करते। इसी तरह से मणिपुर में तो ये इन व्यक्ति का दोहरा चरित्र है, हम ये मानते हैं। और इसी तरह की बात करेंगे, बात कुछ और करेंगे और इनकी मंशा कुछ और होगी। और जो आपने टकराव वाली बात कही, तो टकराव पर अब इन्होंने चुनौती एक तरह से दी और ये चुनौती इस रूप में आई है, बल्कि मोदी मीडिया के लोग वो कह भी रहे हैं, जो आपने हिंट भी दिया, हिंट क्या दिया, साफ साफ कहा कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा राहुल गांधी को लेके कि जो लोग अभी इतनी बातें कर रहे हैं वो जमानत पर छूटे हुए लोग हैं। तो ऐसा हो सकता है कि नेशनल हेराल्ड का मामला, चाहे वो जो हेलीकॉप्टर वाला मामला, हो सकता है उन मामलों में तेजी लाई जाए और किसी न किसी तरह से इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करें। और दूसरा एक हमको ये महसूस हो रहा है, लेकिन उसमें हम थोड़ा और बतला दें आपको कि ये मामला पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है और इन्होंने इसकी शुरुआत की थी वाड्रा, जो लेकिन वो सब अगर उसमें थोड़ा भी तथ्य होता, थोड़ा भी दम होता उन मामलों में, तो अब तक वाड्रा जेल में होते, प्रियंका गांधी जेल में होती और राहुल भी जेल में चले गए होते। लेकिन जिस दम हमसे इन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो मामला मुकदमा में गया है, अभी भी राहुल गांधी कहते हैं कि हम डरते नहीं। इसका मतलब है कि उन मामलों में ये उन्हें फंसा नहीं सकते, उसमें कानूनी तौर पर ऐसा कुछ नहीं जिसको ये पकड़ सके। जी जी जी। तो अब इसका पर क्या होने वाला है, तो हमने कहा कि अभी मैच शुरू हुआ है। जी सर। बैसाखी पर ये जरूर चल रहे हैं और वो बैसाखियां ऐसी हटन, जैसे ही एक हटेगी तो लंगड़ाते हुए चलेंगे। अभी बैसाखी तो सर समय समाप्त हो रहा है, दूसरे चक्र में आता हूँ सर मैं। ओके ओके चलिए आप। हाँ मैं समय बहुत अच्छा सर, मुश्किल से एक मिनट की टिप्पणी दूंगा मैं, दूसरे चक्र में समय कम है सर। तो मैं प्रशांत की एक के बाद एक बुरी खबर है। वैसे एक इंसान है जो काफी बड़े पॉलिटिशियंस हैं,